क्लास 11 का राजनीति विज्ञान चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम चुनाव और प्रतिनिधित्व है। ऑब्जेक्टिव चालू कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की है? अनुच्छेद 15। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? आंसर 1993। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर होगा सुकुमार सेन। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वें संविधान संशोधन। भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? आंसर होगा राष्ट्रपति। निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? राजनीतिक दल। संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? 324। राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया? आंसर होगा न्यूजीलैंड। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? आंसर भारत का निर्वाचन आयोग। पंचायतों और तथा नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? 1993 में संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आंसर 25 वर्ष। स्मरणीय तथ्य। उन्नीस सौ 84 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती। जो कुल 80% से भी अधिक है। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 79 अनुसूचित जाति, 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 1889 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वैश्य भारतीय माना जाता था। 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम
से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। अगला, संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? आंसर होगा मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? आंसर होगा उम्मीदवारों का नामांकन। निम्नलिखित में कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। चौथा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक जनसंख्या में मत अर्जित करता है। ख, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल को सदस्य हो चुनाव क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है। 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर लाता है। आंसर होगा चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? आंसर, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच निम्नलिखित अंतर है। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकेगी। इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाताओं वोट को डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके।
लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खास बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2010 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इसका अनुपात है। आज लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 79 अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करें। इसकी किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसे सही करें। एक फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। यह कथन गलत है क्योंकि पीटीपी प्रणाली का प्रयोग हर समय नहीं होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल मत प्रणाली के द्वारा होता है। अन्य चुनावों में पीटीपी प्रणाली का पालन होता है। ख, चुनाव आयोग पंचायत और नगरपालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता। यह कथन सही है। ग, भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता। उत्तर, यह कथन गलत है कि भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता, लेकिन राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को हटा सकता है जब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाए। घ, चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। यह कथन सही है। 7वां, भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमज़ोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है, लेकिन अभी तक हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या 10% तक भी नहीं पहुंचती। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? इस क्वेश्चन को लिख कर लाना है। 8वां क्वेश्चन, एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएं जताईं। प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि उनके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत की जीत वाली प्रणाली उचित होगी या समानुपातिक प्रतिनिधि वाली प्रणाली। लोग इस बात की साफ साफ जानकारी होनी चाहिए कि
उनका प्रतिनिधि कौन है ताकि वे उसे निजी तौर पर जिम्मेदार ठहरा सकें। का जो आंसर होगा, लोगों की इच्छाओं को अधिक प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए फ-पा-टी-पी-ओ मत प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि इसमें नागरिकों को प्रतिनिधियों का सीधा संपर्क रहता है तथा नागरिक अपनी प्रतिनिधि को सीधे जिम्मेदार ठहरा कर उन्हें अगले चुनाव में सत्ता से हटा सकते हैं। प्रथम रूप में इस प्रणाली में नागरिकों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का मौका मिलता है। हमारे देश में भाषाई रूप में अल्पसंख्यक छोटे छोटे समुदाय हैं और देश भर में फैले हैं। हमें इनकी ठीक ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। सभी अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के आधार पर वह उसी अनुपात में उचित प्रतिनिधि देने के लिए अनुपातिक मत प्रणाली का कोई एक तरीका प्रयोग करना चाहिए, जिससे सभी अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। भारत में अनेक धार्मिक, जातीय, भाषाई व सांस्कृतिक अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, जिनके उचित प्रतिनिधित्व के लिए अनुपातिक मत प्रणाली अधिक उपयुक्त है। विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रखनी चाहिए। आंसर, इस वर्ग के लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुपातिक मत प्रणाली का लिस्ट प्रणाली प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसके अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाली वोटों उनके द्वारा प्राप्त सीटों में से एक निश्चित अनुपात में पाया जा सकता है। लोग किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए, भले ही वे उसके राजनीतिक दल को पसंद न करते हों। फ-पा-टी-पी-ओ प्रणाली में नागरिक अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं, भले ही उसे उम्मीदवार के राजनीतिक दल को पसंद न करते हों। नौवां क्वेश्चन, एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। इस मसले पर कई विचार सामने आए। एक विचार यह था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक है, उसे किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरे विचारों के अनुसार ऐसे विकल्प की संभावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इस कारण भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इसमें किस पक्ष से सहमत हैं और क्यों? यह सही है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त अवकाश ग्रहण करने के बाद एक राजनीतिक दल की सदस्यता ली, उस राजनीतिक दल में उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा। यह भी सही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी एक नागरिक है, वह उस रुपये में उसके अपने राजनीतिक अधिकार है, जिसके आधार पर वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। वह चुनाव भी लड़ सकता है, परंतु चुनाव आयुक्त क्योंकि उस पद पर स्वयं रह चुका है जो चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं तथा यह चुनाव को प्रभावित करता है, अतः उचित यह रहेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीति से दूर रहे, वह किसी प्रकार का चुनाव आदि ना लड़े। दसवां क्वेश्चन, भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के पक्ष में अथवा विपक्ष में तर्क दें।
वर्तमान में भारत में फ-पा-टी-पी-ओ प्रणाली अपनाया गया, जिनमें प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत व्यक्त करता है और चुनाव की समाप्ति के बाद मत की गणना की जाती है। जिससे उम्मीदवार को बहुमत मिलता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ चुनाव में, जैसे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के चुनाव आनुपातिक मत प्रणाली से किए जाते हैं, जिससे मतदाता अलग अलग उम्मीदवारों के प्रति अपनी पसंद व्यक्त करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाता है उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि से जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और वो अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश का बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि उसके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना कीजिए। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना निम्नलिखित है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। पहला, पूरे देश की छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत 50% +1 मिले। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत। समानुपातिक प्रतिनिधित्व। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र में मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जा सकता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायकों में सीटें हासिल होती है। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। उदाहरण के लिए इजराइल और नीदरलैंड।
सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी व्यक्ति नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारत संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? आंसर: विशेष बहुमत का अर्थ है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। भारत के निर्वाचन आयोग के पास क्या काम है, उनका वर्णन कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी काम है जो निम्न प्रकार से है। वह मतदाता सूचियों को नया करने में के काम की देख रेख करता है, पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां न हों, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम न छूट जाए, न ही उनमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हों या जीवित न हों। वह चुनाव के समय चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है: चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। तीसरा, इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश में किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ कुल माहौल नहीं है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कराता है। भारत में कानून के द्वारा चुनाव सुधारों का वर्णन कीजिए। या निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में किस प्रकार के संशोधन किए गए हैं, उनका वर्णन कीजिए। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में निम्न प्रकार के संशोधन किए गए हैं: हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किस प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की जानी चाहिए, इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगी। संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। तीसरा, चुनावी राजनीति में ध्यान के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष विधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। चुनाव प्रसार में जाति
और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए उनकी कार्यविधियों को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस स्थान पर चुनाव कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आंसर, निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। किस सन में चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकना पड़ा और क्यों? सन 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। यह चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।